प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं विद्या क्लासेस में। बच्चों, आपको याद होगा हम 12th क्लास की फिजिक्स में जो हमारा सेकंड पार्ट चल रहा था, ठीक है, एनसीईआरटी वाली किताब के अकॉर्डिंग, उसमें जो हमारी यूनिट नंबर 3 थी, उसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 13 था परमाणु नाभिक, हम नाभिक को पढ़ रहे थे बच्चों। और हमारा जो पहला लेक्चर था 1 वो कंप्लीट हो चुका था। आज बच्चों हमारा जो लेक्चर चलने वाला है आपका इस चैप्टर का, वो लेक्चर नंबर बच्चों आपका सेकंड होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले इसमें, चलिए बच्चों देख लेते हैं यहाँ पे। आज बच्चों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन की, है ना, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण। अब आइंस्टीन की जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण थी बच्चों, वो हमारी क्या आई थी निकल के यहाँ पे, E बराबर mc²। यानी कि आइंस्टीन ने बताया था कि प्रत्येक द्रव्यमान के तुल्य, प्रत्येक जो आपका कण होता है जिसमें द्रव्यमान होता है उसके तुल्य एक एनर्जी होती है, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ही ऊर्जा होती है। सन 1905 में पदार्थ के द्रव्यमान व ऊर्जा के संबंध में आइंस्टीन ने अपेक्षिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि द्रव्यमान व ऊर्जा दो अलग अलग भौतिक राशियां ना होकर परस्पर एक दूसरे से संबंधित है ना। अर्थात यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है ना, प्रकाश का वेग स्मॉल c है, तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण के अनुसार उसमें जो एनर्जी निकल कर आएगी बच्चों, वो E बराबर mc² होगी। इसी समीकरण को बच्चों यहाँ बोला जाता है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण, और इसका उपयोग करके हम अलग तरीके से यहाँ पे एक एनर्जी को निकाल पाते हैं, ठीक है, कि किस भौतिक राशि में कितनी एनर्जी होगी, किसी में द्रव्यमान के तुल्य कितनी ऊर्जा निकाल सकते हैं, कितनी ऊर्जा होगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं यहाँ पे। जैसे अगर आपसे बोला जाता है कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, है ना, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी कि एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, AMU, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, यानी कि 1, या तो इसको आप लिख दें 1U लिख दीजिए केवल, या इसको लिख दीजिए 1 AMU, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट के तुल्य कितनी ऊर्जा निकल कर आती है। तो वैसे तो बच्चों हमें ये याद है, ये पता होनी चाहिए, एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि एक AMU के तुल्य जो आपकी ऊर्जा निकल कर आएगी बच्चों, वो ये निकल कर आती है, ठीक है। कितनी कितनी निकल कर आएगी बच्चों आपकी ऊर्जा, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन निकल के कैसे आती है, ठीक है। तो आपके याद होगा बच्चों, हमने बताया था कि आपके ये डेल्टा में यहाँ पे लिखा हुआ है, AMU लिखा हुआ है कि एक AMU के तुल्य जो द्रव्यमान होगा बच्चों, वो कितना बताया था आपको, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम बताया था, ठीक है। तो इस द्रव्यमान के तुल्य हम यहाँ पर कितनी एनर्जी निकाल सकते हैं या कितनी एनर्जी निकल कर आती है। तो देखिए बच्चों, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण से हम जानते हैं कि डेल्टा E बराबर आपका होता है डेल्टा m इंटू c², है ना। और m की वैल्यू बच्चों क्या रखी जाएगी यहाँ पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻27, और c की वैल्यू जानते हैं, c प्रकाश की चाल होती है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ दिखा रखी है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, जब ये वैल्यू इसके अंदर रखी जाएगी तो कैसे इसको सॉल्व करके वैल्यू को आपको निकाला जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बच्चों, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे E बराबर जैसे यहाँ पे mc² निकल के आते हैं आपको, तो आप वैल्यू पुट करेंगे इसमें, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है कि 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू c की वैल्यू 3 गुना 10⁸ का वर्ग आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और E बराबर जब इसको खोलेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 9, 10⁸ का 10⁻16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 छिका 54 का 4 का हासिल लगेगा कितने, 5, 9 छिका 54 और 5 59, 59 का 9 का हासिल लगा 5, 9 और 5 14, 2 अंक बाद लग जाएगा बच्चों यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। पावर चेक करेंगे, अब 27 में से 16 पावर चले जाएंगे तो कितनी पावर बचेंगे बच्चों, यहाँ पे 11 पावर बच जाएंगे, वो भी माइनस की, ठीक है। तो ये जो बच्चों एनर्जी आपके निकल कर आती है यहाँ पर ये एनर्जी जूल में निकल कर आ जाती है, ठीक। लेकिन आपको अगर ये एनर्जी कन्वर्ट करनी है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसके लिए बच्चों आपको क्या काम करना होगा, इसके लिए आपको जो आपकी एनर्जी जूल में निकल कर आई है 14.94 इंटू 10⁻⁻11 अपॉन में आपको डिवाइड कर देना होगा यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻13।
अगर -13 पावर से डिवाइड कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻13, तो ये पूरी आपकी एनर्जी बन जाती है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर ही देखने होगा। ठीक, अगर अब इसको अगर जब सॉल्व करते हैं बच्चों, तब ध्यान देंगे यहाँ पे जो -13 पावर है बच्चों, ऊपर जाके +13 हो जाएंगे और इसको लिख लिया जाता है बच्चों 14.9। ठीक है, अपन 1.6 इंटू 10 की पावर कितना बच जाएगा बच्चों, +2 बच जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। जो इसको डिवाइड करते हैं बच्चों तो 16 निमा कितना जाएगा 16 निमा 144, बचेंगे 5, है ना, पॉइंट लगा के 50 हो जाएगा, 16 × 48, बचेंगे कितने 2, 16 × 16 इंटू 10 की पावर 2। अब इसकी यहाँ पे गुना कर देंगे तो आपका बन जाएगा बच्चों 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों आपका, जो बोर्ड के एग्जाम में आपसे मोस्टली पूछा जाता है। कैसे कि एक एएमयू की तुल्य कितनी ऊर्जा होती है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखिए, तो आप लिख कर आएंगे एक एएमयू के तुल्य जो ऊर्जा होती है बच्चों वो होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी होती है, इसको आपको हमेशा याद रखना होगा। ये बोर्ड के एग्जाम में आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों कि एनर्जी आप किस तरीके से निकालते हैं, कैसे आपकी एनर्जी निकल कर आएगी। ठीक है, और अगर ये बात आपके बच्चों समझ में आ गई है तो उसके आगे चल लेते हैं। चलिए अब इसके आगे चलते हैं बच्चों। अगर हम तो इसके आगे हमारा आपका आता है युग उत्पादन, है ना, यानी कि एक पेड़ का जब यहाँ पे उत्पन्न होगी कैसे निकल कर आती है। तो जब भी हम किसी तीव्रगामी जब हम कोई उच्च ऊर्जा का गामा किरण फोटोन, तो एक तो आप ये याद रखेंगे कि युग उत्पादन में गामा किरण फोटोन ले जाता है। आप जानते हैं ना कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आपके 7 भाग निकल कर आए थे, इसमें आपका रेडियो तरंगे था, एक्स तरंगे था, गामा था, पराबैंगनी था, है ना, माइक्रोवेव था। तो उसमें आपको याद रखना होगा कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के जो गामा फोटोन होगा, आपको जो गामा किरणें होंगी आपको युग उत्पादन में उसका इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो गामा फोटोन का आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे बच्चों। ठीक, तो गामा किरण फोटोन किसी उच्च परमाणु भार वाले बाहरी पदार्थ से टकराता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों कि आपके पास में यहाँ पर एक नाभिक मान लिया, भारी नाभिक प्लस जेड ई, यहाँ पर एक आवेश हो गया। तो जब इससे गामा किरण फोटोन ऐसे जाके टकराएगा तो यहाँ से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक पॉजिट्रॉन निकल गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक पॉजिट्रॉन निकल गया। तो ये नाभिक इसकी एनर्जी को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, फिर उत्तेजित अवस्था में आके एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन निकाल देता है। एक इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन यानी कि प्लस का चार्ज होता है, जब निकल जाता है तो नाभिक पे कोई भी आवेश में परिवर्तन नहीं आता। यह घटना बच्चों क्या कहलाती है, युग उत्पादन। तो इसके लिए आपके पास में एक इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है बच्चों कि अगर आपके पास में कोई गामा फोटोन, चूंकि गामा फोटोन एक उदासीन कण होता है, उदासीन फोटोन होगा, तो जब ये टूटता है तो बच्चों पॉजिट्रॉन यानी कि पॉजिट्रॉन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे प्लस का चार्ज जाता है और इलेक्ट्रॉन माइनस का बच्चों जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाती है, उसको बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो अगर आपसे बोर्ड के एग्जाम में बच्चों पूछी जाती है कि युग उत्पादन के लिए एक समीकरण लिखिए, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे एच न्यू बराबर का साइन लगा के +1 बीटा 0 प्लस -1 बीटा 0। माइनस वाला क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा और प्लस वाला रिप्रेजेंट करेगा पॉजिट्रॉन को। इस इक्वेशन को बच्चों हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसको चाहें तो एच न्यू बराबर लिख सकते हैं -1 E0 यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, और +1 P0 यानी कि पॉजिट्रॉन के लिए। इस इक्वेशन को बच्चों हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब दिक्कत ये आती है बच्चों कि जैसे ही गामा फोटोन नाभिक से जाके टकराएगा तो इस फोटोन यानी गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन को निकाल सके, है ना। इसकी एनर्जी अगर ज्यादा होती है तो वो तो कर ही देगा, लेकिन मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि कम से कम कितनी ऊर्जा हो कि जिससे ये जो घटना हमारी है युग उत्पादन की वो संभव हो पाए। ठीक है, तो उसके लिए देखो बच्चों क्या करते हैं हम यहाँ पे, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है ना।
इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान बच्चों आपका होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम। किलोग्राम यहाँ पे लिखा क्या बच्चों, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं किलोग्राम, ठीक है, होता है। तो यहाँ पे जब दो उत्पादन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को हो रहा है, एक प्रोटॉन को हो रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा बच्चों कि किस तरीके से यहाँ पे आप एनर्जी निकाल सकते हैं। तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण के अनुसार बच्चों आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण के अनुसार बच्चों हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में प्रत्येक की विराम द्रव्यमान ऊर्जा निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए E बराबर MC स्क्वायर से यहाँ पे जब M की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻⁻³ और C का मान रखा जाएगा 3×10⁸ का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आपका जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31, यहाँ पे आपका जाएगा 3 का वर्ग 9, 10 की पावर 16 आ जाएगा। तो 16 में से कितने जाएंगे, तो 15 बच जाएंगे, और जब 9 की इसमें गुना करेंगे बच्चों तो आपका जाएगा 81.9 आ जाएगा, ठीक है। और जब 81.9 आ जाएगा तो ये आपकी एनर्जी यहाँ पे जूल में आएगी। और अगर आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करना है बच्चों तो आपको क्या करना होगा, 1.6 इंटू 10⁻13 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी एनर्जी बन जाएगी बच्चों मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये बात क्लियर जाती है। और जब इसको सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व कैसे कर लेंगे यहाँ पे कि आपका हो जाएगा 819 बटे में 16 चला जाएगा, यहाँ पे पावर अगर आप देखें तो पावर माइनस की 2 बच जाएंगी, ठीक है। और जब इसको डिवाइड कर लेंगे बच्चों तो आपका निकल कर जाएगा 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो बच्चों जो ऊर्जा निकल कर आई है ये तो एक इलेक्ट्रॉन की निकल कर आई है ना। तो अतः युग्म उत्पादन के लिए आवश्यक गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होगी बच्चों, इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यानी कि 2 गुना एक फोटोन की ऊर्जा मतलब एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो आपका निकल कर आएगा बच्चों 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्जाम में बच्चों कई बार पूछा जाता है आपसे कि युग्म उत्पादन के लिए गामा फोटोन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए। अगर गामा फोटोन की बच्चों न्यूनतम ऊर्जा 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो ये क्रिया संभव ही नहीं हो पाएगी। कम से कम इतनी ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इतनी ऊर्जा आपको चाहिए ही चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगी तो हो ही जाना है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी बच्चों वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा के पदों में वो निकल जाएगी। लेकिन अगर इससे कम एनर्जी है तो वो क्रिया संभव ही नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया बच्चों कि युग्म उत्पादन के लिए कम से कम मिनिमम जो आपकी ऊर्जा निकल कर आएगी वो इतनी तो होनी ही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा और इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ें, इसको अच्छी तरीके से नोट करें। कोई समस्या अगर आपकी आती है तो उसका मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों आगे अगर बात करते हैं बच्चों, जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पे युग्म उत्पादन, उसी तरीके से अगला हेडिंग आता है हमारा यहाँ पे युग्म विनाश, कि जब एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो उसको एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और विनाश करके यहाँ पे बच्चों वो 2 गामा फोटोन की उत्पत्ति करते हैं। किसकी उत्पत्ति करते हैं, 2 गामा फोटोन की उत्पत्ति करते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि संयोग से पूर्व जब संयोग नहीं हुआ था तो यहाँ पे एक प्रोटॉन आपका अलग घूम रहा था, ये वाला पार्टिकल, ठीक है, ये वाला पार्टिकल जो ऐसा आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्टिकल आपका अलग घूम रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही सहयोग करते हैं तो सहयोग के बाद में क्या होता है बच्चों, गामा फोटोन ऐसे निकल जाता है, दूसरा गामा फोटोन आपका इस तरीके से निकल जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान देंगे आप यहाँ पर, जब युग्म उत्पादन हुआ था तो एक गामा फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन निकालता था, लेकिन जब युग्म विनाश होगा तो उस प्रक्रिया में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 गामा फोटोन, कितने, 2 गामा फोटोन, एक ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा, 2 गामा फोटोन की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं यहाँ पे, युग्म विनाश, है ना। जब एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत निकट आते हैं तो परस्पर सहयोग करके एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर देते हैं तथा उनके स्थान पर 2 गामा फोटोनों की उत्पत्ति होती है। ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चों, 2 गामा फोटोनों की उत्पत्ति। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि जब युग्म विनाश होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर
कितने गामा फोटोन की उत्पत्ति करते हैं? तो बताएंगे 2 गामा फोटोन की उत्पत्ति बच्चों करते हैं, ठीक है। और ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है बच्चों? युग्म विनाश कहलाती है, ठीक है। और उसको इस समीकरण में यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखा रखा है कि जब एक प्रोजीटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब सहयोग करते हैं तो उस प्रक्रिया से यहाँ पे गामा फोटोन और दूसरा गामा फोटोन किस प्रकार यहाँ पे निकलता है। क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ पे एक बच्चों क्वेश्चन स्वाभाविक रूप से बन जाता है हमारा कि यहाँ पर 2 गामा फोटोन ही क्यों निकले, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जैसे यहाँ दिखा रखा है आपको, यहाँ पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब युग्म उत्पादन की घटना में एक उच्च ऊर्जा वाले गामा फोटोन के बाहरी नाभिक से टकराने पर एक प्रोजीटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन का युग्म उत्पादन होता है, तो जबकि इसके विपरीत युग्म विनाश की घटना में एक प्रोजीटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के अत्यंत निकट आने पर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और 2 गामा फोटोन क्यों उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है कि 2 ही क्यों उत्पन्न हुए यहाँ पर, तो इसका आंसर यहाँ पर होता है बच्चों, देखिए क्या निकल के आता है इसका उत्तर। यदि युग्म विनाश की घटना में केवल एक फोटोन ही उत्पन्न होगा तो ऊर्जा एवं संवेग संरक्षित नहीं रहेगा, अतः ऊर्जा एवं संवेग संरक्षित, चूंकि ऊर्जा संरक्षण नियम और संवेग संरक्षण नियम, ठीक है, रखने के लिए इसके लिए युग्म विनाश में 2 गामा फोटोन उत्पन्न होते हैं जिसमें ऊर्जा समान एवं संवेग परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होते हैं। जैसे एक गामा फोटोन लेफ्ट गया था, एक गामा फोटोन आपका राइट गया था। इस कंडीशन में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे आपका गामा फोटोन उत्पन्न होता है तो एक लेफ्ट चला जाता है, दूसरा आपका राइट चला जाता है, यानी कि दिशा में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बच्चों 2 गामा फोटोन की उत्पत्ति होती है, ना कि एक गामा फोटोन की उत्पत्ति होगी। क्लियर? चलिए, अगर यहाँ पे बात बच्चों क्लियर हो जाती है आपकी तो आगे चल लेते हैं। अब आगे चलते हैं तो बच्चों यहाँ पर आपका आता है द्रव्यमान क्षति, है ना। वास्तव में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे द्रव्यमान क्षति कह दो, यहाँ पे बंधन ऊर्जा कह दो, तो वो कैसे निकालते हैं? मोस्टली जो द्रव्यमान या बंधन ऊर्जा निकालते हैं वो पहले द्रव्यमान क्षति से निकालते हैं, लॉस मास कह देते हैं यहाँ पे। तो कैसे निकालते हैं? वास्तव में क्या होता है कि किसी भी नाभिक का बच्चों जो द्रव्यमान होता है, जैसे आपके पास में कोई तत्व ये वाला है, जेड हो गया, यहाँ पे ए हो गया, ठीक है, ये नाभिक हो गया। तो नाभिक में जो परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने प्रोटॉन हो जाएंगे बच्चों, पी है ना, प्लस न्यूट्रॉन कितने होते हैं? ए माइनस जेड, ये न्यूट्रॉन होते हैं। तो किसी भी नाभिक में जो वास्तविक द्रव्यमान होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की वजह से होता है, ठीक है। तो देखिए परमाणुओं में नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन, चूंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही बच्चों क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियन के द्रव्यमान के योग से सदैव कुछ कम होता है, योग से सदैव कुछ कम होता है। यदि नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान की तुलना नाभिक के द्रव्यमान से करें तो यह पता चलता है कि नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियन के द्रव्यमान से हमेशा कुछ कम होगा। इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर किसी नाभिक की रचना करते हैं तो कुछ द्रव्यमान लुप्त हो जाता है। यह द्रव्यमान नाभिक के न्यूक्लियन के द्रव्यमान के योग तथा नाभिक के द्रव्यमान के अंतर के बराबर होता है, जिसको यहाँ पर बच्चों कहते हैं लॉस मास कह देते हैं, यहाँ पे इसको डिफेक्ट मास कह देते हैं, ठीक है, या द्रव्यमान क्षति कह देते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में मान लेते हैं कि द्रव्यमान क्षति आपको निकालनी है और हमारे पास में मान लेते हैं कि कोई तत्व यहाँ पर ZXA लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें बताएं प्रोटॉन कितने होंगे? जेड होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे? यहाँ पे A माइनस जेड होंगे। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या जेड होगी, न्यूट्रॉन की संख्या बच्चों A माइनस जेड होगी, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति क्या होगी? प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो देखिए मान लिया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान आपके पास में MP है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपने मान लिया कि Mn, n स्मॉल माना है बेस में, है ना, और नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल M मान लिया। तो उपयुक्त सिद्धांत के आधार पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका ये फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। क्यों? जेड क्यों है? जेड होती है प्रोटॉनों की संख्या और नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और A माइनस जेड यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके निकाल लेंगे, जोड़ के निकाल लेंगे, फिर माइनस कर देंगे इसमें जो नाभिक का आपको द्रव्यमान दे रखा होगा, ठीक है, वास्तविक द्रव्यमान जो दे रखा होगा उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से जो निकल कर आएगा बच्चों हमारा वो द्रव्यमान क्षति निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक। उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से आपको यहाँ तक बच्चों बातें समझ में आ गई होंगी। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। इसके बाद ही हम बच्चों बंधन ऊर्जा निकाल पाते हैं।
क्योंकि अगर आपको बंधन ऊर्जा निकालनी होती है तो बंधन ऊर्जा जो निकल कर आती है बच्चों आपकी, वो बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी की अगर बात करें तो द्रव्यमान क्षति इंटू प्रकाश के वेग के बराबर होती है। यदि आपको द्रव्यमान किलोग्राम में दे रखा होगा तो आप लगाएंगे सी स्क्वायर, और यदि आपको द्रव्यमान दे रखा होगा AMU एटॉमिक मास ऑफ यूनिट में, तो देन उस केस में आप बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं बच्चों डेल्टा एम गुना 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके निकाल लेते हैं। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है? न्यूक्लियन यानी कि किसी भी नाभिक में न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बंधन को मुक्त कराने के लिए जो ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है उसको हमें बच्चों कहते हैं बंधन ऊर्जा। किसी भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अलग अलग करने के लिए जो बच्चों ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जब प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम के बराबर का मान द्रव्यमान लुप्त हो जाता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध समीकरण के अनुसार यह लुप्त द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में मुक्त हो जाता है ना, और यह ऊर्जा आपकी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर हो जाएगी। इस ऊर्जा के कारण ही न्यूक्लियन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में बने रहते हैं। अतः स्पष्ट है कि नाभिक को इसके न्यूक्लियन यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों में विभक्त यानी कि अलग अलग करने के लिए इस ऊर्जा के बराबर बाहर से आने की कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिसे बच्चों यहाँ पे कहा क्या? बंधन ऊर्जा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह बाह्य ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को अलग अलग को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक होती है। इसका फॉर्मूला बच्चों आप याद रखेंगे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, और डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर तब लगेगा बच्चों जब आपको द्रव्यमान किलोग्राम में दे रखा होगा, और यदि द्रव्यमान आपको बच्चों AMU यानी कि एटॉमिक मास ऑफ यूनिट परमाणु द्रव्यमान मात्रक में दे रखा है तो उस केस में बच्चों आप लगाएंगे 931। ठीक है, और इसके बाद आपसे एक चीज और पूछ ली जाती है बच्चों यहाँ पे, जैसे भी हमारा बाइंडिंग एनर्जी निकल कर आ चुका है, बाइंडिंग एनर्जी निकल कर आया डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर, और ये जो निकल कर एनर्जी आएगी जूल में, और डेल्टा बी सॉरी बाइंडिंग एनर्जी अगर आपका डेल्टा एम इंटू में आप लिख देते हैं यहाँ पे 931, तो आपकी जो एनर्जी निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फर्क इतना है कि यहाँ पर वैल्यू AMU में होनी चाहिए और ये वैल्यू आपकी किलोग्राम में होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? और इसके बाद अगर आपसे पूछ ले किसी भी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो इसके लिए आपको लगाना है बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में ए यानी कि न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियन में क्या आता है बच्चों? P प्लस एन यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के योग से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी निकल कर आएगी ऊर्जा वो आपकी हो जाएगी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, यहां तक बच्चों बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर यहां तक बच्चों बात आपके समझ में आ गई है तो इसके आगे चल लेते हैं, और मैं आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको बंधन ऊर्जा निकालनी होगी, किस तरीके से आप यहाँ पे द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात करने के उदाहरण। नंबर 1 आपके पास में यहाँ पे एग्जाम्पल जाता है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे जाता है बच्चों आपका ड्यूट्रियन, है ना। अगर हम बात करें ड्यूट्रियन के लिए तो ड्यूट्रियन आपका बच्चों होता है 1H2, है ना, और 1H2 के लिए आप देखें तो इसका द्रव्यमान आपको दे रखा है 3.344 इंटू 10 के पास के 27। तो आपको बच्चों क्या दे दिया? M दे दिया। कितना दे दिया? 3.344 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम दे दिया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि 1H2 में कितने प्रोटॉन होंगे? एक प्रोटॉन होगा। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या को किससे दिखाया गया? Z से। और न्यूट्रॉन कितने होंगे बच्चों? न्यूट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे? 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही निकल कर आएगा, यानी कि प्रोटॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन भी बच्चों यहाँ पर 1 है। ठीक है, और साथ में आपको दे रखा है प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन।
कितनी वैल्यू है 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको दे रखा है बच्चों 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस के 27। क्या पूछा है आपसे, आंकड़ों से न्यूट्रॉन की द्रव्यमान क्षति बतानी है, बंधन ऊर्जा बतानी है कि कितनी होगी, दो चीजें बतानी है। तो पहले हम निकालेंगे बच्चों क्या, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान हम क्षति के बारे में बात करेंगे। इसको हम डेल्टा एम से दिखाते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है बच्चों, अगर आपको याद हो, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों आपको ए माइनस के जेड इंटू क्या आएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन, और फिर माइनस कर देंगे आप नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान यानी कि ये वाला नंबर। ठीक है, तो देखिए जेड की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे प्रोटॉन कितने, एक, केवल एक है ना, एक गुना मास ऑफ प्रोटॉन ये रहा कितना 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 प्लस ए माइनस जेड की वैल्यू कितनी बच्चों, एक, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने, एक, इंटू में 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस के 27। ठीक है, और माइनस कर देंगे इसको 3.344 इंटू 10 की पावर माइनस के 27। तो देखिए बच्चों, तो जब इसकी गुना करेंगे तो वैल्यू तो आपकी ये आ जाने वाली है, और पावर यहाँ से कॉमन ले ली जाएगी, तो आपका अंदर बच जाएगा 1.673 प्लस 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 माइनस 3.344 इंटू 10 की पावर माइनस के 27। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए बच्चों कितना हो गया, 5 और 3 8, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लगा, एक, 6 दूनी 12 एक 13 हो जाएगा यहाँ पे, और कितना बचेगा, एक, एक और एक 2 और एक 3, तो 3.348 इंटू 10 की पावर कितना है बच्चों यहाँ पे आपका माइनस के 27 माइनस 3.344 इंटू 10 की पावर माइनस के 27। ठीक है, अब अगर इसको आगे चलते हैं बच्चों यहाँ पे, तो अब देखेंगे यहाँ पे कि जो पावर हमारे पास में, इसको कॉमन ले लेंगे, आपके पास बचेगा डेल्टा एम बराबर 3.348 माइनस 3.344, पावर यहाँ से बाहर आपने कॉमन ले ली, माइनस के 27 पावर बाहर चलेगी। ठीक है, तो आपके पास बच्चों बच जाता है यहाँ पे 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 में से 4 के 0, 3 में से 3 के 0.0, तो आपके पास है 0.004 इंटू 10 की पावर माइनस के 27, कितना है माइनस के 27 किलोग्राम। ये आपका द्रव्यमान क्षति आ गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा द्रव्यमान क्षति कितनी होगी, तो द्रव्यमान क्षति तो आपकी बच्चों ही निकल कर आ चुकी है। इस तरीके से आप यहाँ पे द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपको अगर निकालने इसकी बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा बच्चों कैसे निकालेंगे, तो बंधन ऊर्जा निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा, देखिए बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी, तो आपको बताया था कि ई बी यानी कि बेस में क्या है बाइंडिंग एनर्जी, तो क्या आएगा आपका फॉर्मूला डेल्टा एम इंटू में सी स्क्वायर क्यों आया, चूंकि किलोग्राम में दे रखा था। तो ई बी यानी कि बाइंडिंग एनर्जी कितना आपका आया 0.004 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 इंटू सी की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे 0.004 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 गुना 3 का वर्ग 9, 10 की पावर 8 का 10 की पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, जब इसकी गुना यहाँ पे बच्चों करेंगे यहाँ पे तो कितना चला जाएगा 0.036, 936 हो जाएगा ना, 10 की पावर कितना बचेगा बच्चों 11, इसको जब पॉइंट करेंगे तो 3.6 इंटू 10 की पावर बच्चों आपका जाएगा माइनस के 13। ये आपका आंसर आ गया बच्चों यहाँ पे जूल में। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपनी एनर्जी बतानी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको क्या करना होगा 3.6 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे माइनस के 13 था, डिवाइड करना होगा आपको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 से, तो आपकी एनर्जी बन जाएगी बच्चों मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये कैसे कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 36/16 आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो 16 दूनी 32 चला जाएगा, बचेंगे 4, 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32 बचेंगे 8, 16 × 5 = 80, यानी 2.25
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी बच्चों एनर्जी निकल कर आ जाएगी। और यदि आपको इसमें बच्चों निकालना पड़ जाए क्या, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो आप क्या निकालेंगे, ए बी अपॉन में ए, यानी कि कितना 2.25 अपॉन में 2 से डिवाइड किया, चूंकि 1s2 था ना, तो उसके लिए तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके जो डिवाइड करेंगे बच्चों कितना आएगा, 1.125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप समझ गए बच्चों, यहाँ पे ये जो निकल कर आया है द्रव्यमान क्षति निकल कर आई है, ये आपको जो निकल कर आई है बंधन ऊर्जा निकल कर आई है, बंधन ऊर्जा पर जूल में निकल कर आई है। अगर आपको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ये आपकी आ चुकी है 2.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये आपके निकल कर आई है बच्चों प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी, 1.125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहां तक बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब सेम इसके जैसा ही क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। किसके लिए, अगर आपके पास में बच्चों अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, अगर आपके पास में यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल दे रखा है, तो अल्फा आप जानते हैं जो होता है आपका हीलियम परमाणु है ना, 2He4 होता है। तो यहाँ से बच्चों प्रोटॉन कितना आएंगे, 2 आएंगे, न्यूट्रॉन कितना आएंगे बच्चों, 2 निकल कर आ जाएंगे। और यहाँ जो उसका द्रव्यमान आपको दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, देखिए 6.646 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है बच्चों आपको, देखिए 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम दे रखा है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दे रखा है, 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, देखिए एक तो आपको द्रव्यमान क्षति निकालनी है, दूसरा आपको निकालना है बच्चों बंधन ऊर्जा। तो दोनों चीज हम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों में क्या करना होगा, यहाँ पे हम पहले बात करेंगे डेल्टा एम के बारे में। तो डेल्टा एम कैसे निकालते हैं, डेल्टा एम हम निकालते हैं जेड इंटू एम पी, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस के एम। ठीक है, अब बच्चों मुझे बताइए कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 लिखिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 चला जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 चला गया, यहाँ पे 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 चला गया। ठीक है, और बच्चों इसको फिलहाल अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं m, बाद में इसकी वैल्यू को लिख देंगे। जब पहले इसको एक बार थोड़ा सॉल्व कर लें, तो यहाँ से देखिए बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, 2 तो बाहर निकल गया, यहाँ पे अंदर बचा आपके पास में 1.673 प्लस के 1.675, और पावर यहाँ से बाहर निकाल ली बच्चों हमने माइनस के 27, ये आपका m ऐसे कैसे आ गया, 2 गुना, अगर आपके याद हो बच्चों तो इसका टोटल कितना आया था पीछे, देखिए 5 और 3 8, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लगे कितने, 1, 6 दूनी 12 13 का 3 का हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 3, इंटू पावर कितनी चलेगी माइनस के 27, और ये आपका m हम ऐसे ही लिख रहे हैं। देखिए गुना करेंगे इसमें यहाँ पे, तो कितना निकल कर आपका डेल्टा m निकल कर आएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 8 16 का 6 का हासिल लगा कितना, 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 3 6, 2 3 6, 10 की पावर माइनस के 27। अब बच्चों यहाँ पर देखेंगे ये m की जो वैल्यू थी आपको जो दे रखी थी उसको नोट करेंगे। यहाँ पे कितना दे रखा था, 6.646 इंटू में 10 की पावर माइनस के 27। ठीक है, ये वाला जो मान था आपका ये लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक, अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो पावर तो देखिए बच्चों कॉमन जाएगी, अंदर बचेगा आपका 6.696 माइनस के 6.646, पावर कॉमन आ गया आपके माइनस के 27। ठीक है, तो डेल्टा एम बराबर देखिए बच्चों क्या बचे जाता है, यहाँ पे 6 में से 6 जाएंगे 0 बचेंगे, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे, 9 में से 4 गए तो बच्चों कितने बचे 5, 6 में से 6 गए 0 और 0, 10 की पावर माइनस के 27। ठीक है, तो इतना किलोग्राम ये आपका निकल कर आ चुका है, यानी कि ये आपकी द्रव्यमान क्षति निकल कर आ चुकी है। ठीक, अब जब ये द्रव्यमान क्षति निकल कर आ चुकी है तो इसके बाद आपको क्या करना होगा बच्चों,
इसके बाद हम निकालते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। तो देखिए बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे, बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं डेल्टा एम गुना सी स्क्वायर से। तो देखिए कितना आ गया 0.05, ठीक है, 0 गुना 10 की पावर माइनस के 27, यहाँ पे जाएंगे तो 3 गुना 10 की पावर 8 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। और जब इसको खोलेंगे बच्चों देखिए यहाँ पे कितना आएगा 0.050 गुना 10 की पावर माइनस के 27, यहाँ पे चला जाएगा आपका, ये स्क्वायर करेंगे ना इसका तो 9 गुना 10 की पावर 8, 8 का हो जाएगा बच्चों 16, ठीक है। और जब यहाँ पर गुना करके आपका आंसर आएगा बच्चों, आपका आएगा 45 गुना 10 की पावर माइनस के 13 जूल। इसका आंसर निकल के बच्चों यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना, 45 गुना 10 की पावर माइनस के 13 जूल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सॉरी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे बच्चों, 45 गुना 10 की पावर माइनस के 13 डिवाइड बाय कर देंगे आप 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 13 से, तो आपका बन जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे बच्चों आप, यहाँ से पॉइंट आके ऊपर जीरो चले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 450/16, और इसको जब डिवाइड कर लेंगे आप बच्चों तो कितना निकल कर आपका आ जाएगा 28 पॉइंट, कितना आएगा 28.125 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकल कर जाएगी बच्चों आपकी किसमें, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और यदि फिर आपको इसमें लास्ट में जाके बच्चों अगर आपको निकालना पड़ जाए क्या, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, क्या निकालना पड़ जाए बच्चों आपको, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो कैसे निकालेंगे, जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी निकल कर आई थी उसको आप ए से डिवाइड कर देंगे। ए यहाँ पे क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि 28.125 डिवाइड बाय 4, चूंकि हीलियम के लिए यहाँ पे क्या था बच्चों 2He4 था ना, तो जो 4 था आपका यही तो ए होगा, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करें तो 7 चौक 28 यानी कि 7.031 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका आंसर बच्चों निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों बंधन ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।